हेलो बच्चों। आज हम लोग डीएनए पर एक छोटा सा क्लिप बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का कहना था कि रेप्लिकेशन वगैरह बहुत पढ़ा हमने, जेनेटिक मटेरियल हमने बहुत पढ़ा, लेकिन ओवरऑल हमें एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि डीएनए क्या है। तो डीएनए पर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उस छोटे से पॉइंट को लेकर हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा, डीएनए एक मॉलिक्यूल्स है, कहाँ है, कैसे कंसर्निंग है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये डीएनए हमारी बॉडी में या दुनिया के किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में है कहाँ। तो हम सबसे पहले इसी बात को जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, होता क्या है, जैसे ही अगर हम बात करें तो आप जरा यहाँ ध्यान देना, आप यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड की चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक सेल है, ठीक है। ये सेल है और सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस को बड़ा करके यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया, इसी न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस के अंदर इस ब्लू कलर में एक्स शेप में एक संरचना दिखाई दे रही है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। ये वही संरचना है। तो क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखिए कि क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। अब क्रोमोजोम पर बारीक अध्ययन जब हम लोग करते हैं, इसकी बेसिक स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्रोमोजोम का भी फॉर्मेशन जिस स्ट्रक्चर से हुआ है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ये वही स्ट्रक्चर है, डीएनए। तो डीएनए क्रोमोजोम में ही है, या ओवरऑल आप ये कहो कि डीएनए से ही डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए से ही क्रोमोजोम का निर्माण हुआ है। तो ओवरऑल एक बार फिर से देख लो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम के निर्माण में, क्रोमोजोम के सिंथेसिस में, फॉर्मेशन में डीएनए की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा डीएनए। अब डीएनए कैसा होता है, किसने बताया था, इस पर थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है ये हमारा, इसको आप लोग थोड़ा सा कंसर्न होइएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये दो व्यक्ति का आपको फोटो दिखा रहे हैं, यही वो साहब हैं दोनों जो मिलकर डीएनए के मॉडल के बारे में बताए थे। इसी फिगर को यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने डीएनए के मॉडल को बताने का कोशिश करा है, ठीक है। और इनका नाम है वॉटसन, ये साहब हैं वॉटसन, ठीक है। ये वॉटसन है, जेम्स वॉटसन इनका पूरा नाम है। क्या नाम है, जेम्स वॉटसन। और ये साहब हैं क्रिक, इनका नाम है क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक। तो दो साइंटिस्ट हैं। ओवरऑल ज्यादा याद नहीं करना है, तो याद कर लो वॉटसन एंड क्रिक। ये बहुत पुरानी इनकी तस्वीर है और इन्हीं दोनों ने मिलकर डीएनए के मॉडल के बारे में बताया था। ये शुरुआत के समय का इनका इमेज है, और ये इमेज है थोड़ा हाल ही में का। हालांकि ये जीवित नहीं है वॉटसन अभी, ठीक है ना। इसमें ये वाले वॉटसन है, डब्लू वॉटसन, ये क्रिक हो गए, इनके सिर पर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ये वॉटसन ये वाले हैं और ये क्रिक ये वाले हैं, ठीक है ना। ये तत्कालिक फोटो रहा है और ये बहुत पुराना फोटो रहा है, ठीक है ना। तो यही वॉटसन और क्रिक हैं जिन्होंने डीएनए के मॉडल के बारे में बताया था, डीएनए का मॉडल, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। 1953 में इन्होंने यह बातें बताई थी, 1953 में। अब एक और बात आप यहां देखो, जब डीएनए के स्ट्रक्चर को जरा हम समझने का कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा अगर इस स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करो, तो जरा इसको हम देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अभी, बाद में इसको लेकर पढ़ा जाएगा। पहले इसको आते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं पहले। इसको देखिए थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले इस फिगर को जरा समझने का कोशिश कीजिए। ये है डीएनए का एक नॉर्मल इमेज है, ठीक है। इस डीएनए के इमेज में हम लोग जो डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, तो आप थोड़ा देख लो यहाँ। तो हम इसकी बात करते हैं, तो आप ऐसे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसे, और आप दूसरा ऐसे एक लाइनिंग देख रहे हो, ये कलरफुल दिखाया गया है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
स्ट्रैंड कहते हैं। तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एक एक स्ट्रैंड होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ स्ट्रैंड होता है। यही वजह है कि डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जरा इस फिगर को जरा सोचो, इस फिगर को जरा देखोगे जरा, तो इस फिगर को आप यहां पर देखोगे, इस फिगर को आप जरा देखोगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ऐसे समझने की कोशिश करो कि आप इसको जरा देखो, पहले इसको देखो, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है ना, जरा इसको आप देख लो पहले, ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा, यहाँ देखो, हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो, आप जब इसको बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे देखो, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, देखोगे आप कि ये मूव कर रहा है, ये घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, ये घुमा हुआ स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, यहाँ से ऐसे घुमावदार फॉर्म में दिखाया गया है। तो ये ऐसा बताता है हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी घुमावदार संरचना एक बनाकर चलता है ये, ठीक है, एक घुमावदार संरचना बनाकर चलता है। तो इसीलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अब हम ऐसे देखते हैं जरा, ठीक है, इसको जरा आप इधर करो, इधर इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा समझो, देखो, ठीक है, हम इसको भी इधर करके देखते हैं, जरा इधर लाइए आप इस बात को, ठीक है, इस फिगर को जरा आप यहाँ लाओ, इस फिगर को लाओ, ये फिगर लाओ यहाँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ डीएनए के मॉडल के हिसाब से समझने की कोशिश की गई है, ठीक है, चाहे छोड़ो, इसको हम यहाँ पे थोड़ा लाते हैं और एक बार फिर से इसको यहाँ लाओ, ठीक है, एक बार फिर से यहाँ देखो, ठीक है, देखो बुआ, यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्ट्रैंड की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये कंप्लीट जो स्ट्रैंड होता है डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड एग्जैक्टली बनता किस चीज का है, हमें ये बात समझना होगा कि डबल स्ट्रैंड बनता किस चीज का है। तो इस डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो दो चीजों का होता है, एक होता है सुगर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इस बात को देख लीजिए, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ये डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, दोनों का दोनों स्ट्रैंड डीएनए का ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब जरा यहाँ के फिगर को और समझने की अगर हम थोड़ी कोशिश करें, तो जरा आप यहाँ पर देखोगे कि डीएनए की जो चौड़ाई होती है ना, ये जो डीएनए की चौड़ाई होती है, ये जो डीएनए की चौड़ाई होती है, ये है चौड़ाई इसकी, ये जो पूरी चौड़ाई है ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, ये बात आप याद रखना। डीएनए की जो चौड़ाई है ना, इसका जो बेस है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का ये बताया जाता है, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा और समझने का कोशिश करिए, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये आप कलरफुल पार्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ से ये वाला बेस पॉइंट, ये वाला बेस पॉइंट, तो ये दोनों का दोनों जो बेस पॉइंट है ना इसका, ये दोनों बेस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, वो जो डिफरेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। और यहाँ एक टर्निंग से दूसरे टर्निंग की अगर हम बात करें, तो एक टर्निंग से दूसरे टर्निंग के बीच में, एक टर्निंग से दूसरे टर्निंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम की बात होती है। और कहते हैं कि एक टर्निंग में ये जो बेस पेयर है इसकी संख्या टोटल 10 होती है, यानी कि एक टर्निंग में 10 बेस पेयर यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आप इसको यहाँ समझ सकते हो, ठीक है ना। अब चलो यहाँ थोड़ा सा इसको आप देखो, ठीक है, आप इसको अगर
थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। ये फिगर आप अगर देखते हो यहाँ पर, इस फिगर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्लियर अगर फिगर नहीं है तो नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात यहाँ करें, ठीक है, इसी पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोनों इसी को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ देखो, एक बार फिर से इसी को देख लो जरा। ये थोड़ा ऐसे घुमा दिया जाए, यस, ठीक है। और थोड़ा सा साइज इसका छोटा करके, ठीक है। चलो यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, इसी के यहाँ बेस की यहाँ बात हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो इसके बेस पे थोड़ा सा आइए, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तो हमने क्या बता रखा है कि ये जो चौड़ाई है 20 एंगस्ट्रॉम की चौड़ाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये कहलाता है नाइट्रोजन बेस पेयर। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस पेयर। ये नाइट्रोजन बेस पेयर 4 तरह का होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस पेयर कितने तरह का है? 4 होता है। कौन कौन होता है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये हमेशा होता है। कहते हैं कि किसका किसका नाइट्रोजन बेस पेयर में यहाँ पर आप देखोगे कि दो दो कलर है, ये दो दो कलर से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है। तो इस दो कलर में हमेशा एक बात आप याद रखना, इस दो कलर में, कि एक अगर एडानिन है, एक अगर एडेनिन है तो दूसरा हमेशा थाइमिन ही होगा। यानी एडेनिन और थाइमिन का हमेशा कॉम्बिनेशन बनता है। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वह ग्वानिन और साइटोसिन का होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ग्वानिन और साइटोसिन का यहाँ होता है। तो एडेनिन और थाइमिन, देन ग्वानिन और साइटोसिन, इसी दो के बीच में हमेशा कॉम्बिनेशन होगा। ये हो सकता है कि थाइमिन के साथ एडेनिन हो या साइटोसिन के साथ ग्वानिन हो, ये ऐसा हो सकता है, उल्टा पलटी भी हो सकता है। और यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत होती है। तो इस तरह से इसको ना हम लोग नाइट्रोजन का बेस पेयर कह सकते हैं। ये हो गया इसका बेस पेयर, ठीक है। और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अभी अभी आपको बताए हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और यहाँ पर दो स्ट्रैंड, दो टर्निंग के बीच का जो डिस्टेंस हम बता दिए हैं आपको 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब बेस पेयर टोटल 10 होता है, 10 बेस पेयर एक टर्निंग में यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो एक ये मामूली सा छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो आपके डीएनए से कंसर्निंग होता है। तो डीएनए में अगर और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, उस पर डिस्कशन हम लोग करा देंगे। हालांकि डीएनए पर और भी डिस्कशन है, हम अगली क्लासेस में आरएनए के रिस्पेक्ट में भी डीएनए को समझाएंगे, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर भी एक बात बता दें, ठीक है। तो एक मामूली सा इंफॉर्मेशन डीएनए पर